सारे लोग हैरान थे कि बड़े घर के आदमी नौकरानी की बेटी से कैसे शादी कर सकते हैं, जबकि वह तो किसी भी अमीर खानदान की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं। मेरी कहानी भी बहुत ही अजीब है, जिसे पढ़कर आप एक बार हैरान जरूर होंगे। हम एक छोटे से गांव में रहा करते थे। मेरे पापा कोई काम नहीं करते थे। हम दो बहनें थे। बड़ी बहन की शादी मेरे पापा ने अंकल के भतीजे से करवा दी थी, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी। कम उम्र में ही उस बेचारी को शादी के पाले से बांध दिया गया था। जिस इलाके में हम रहते थे, आज भी वहाँ गरीबी है। अगर कभी किसी को कोई काम मिल जाती है तो खुशकिस्मत की बात होती है। अक्सर मर्द निकम्मे होते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं और कहीं कोने में बैठकर जुओं का अड्डा जमा लेते हैं, जबकि औरतें मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है और बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है। फिर भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ कर पाती है। और जो औरतें काम नहीं करना चाहती है, उनके मर्द उन्हें बहुत ही मारते और पीटते हैं। हमारे तो बहुत सारे रिश्तेदार शहर चले गए, बड़े घर में काम ढूंढकर नौकरी करते हैं और अच्छा खासा तनख्वाह उठाते हैं। उन्हीं रिश्तेदारों में मेरी मौसी भी मुंबई जैसे शहर गई और वहां की कोठियों में अपनी 4 बेटियां और खुद काम करके अच्छा खासा कमा लेती है। मौसी का बड़ा बेटा फल का दुकान और छोटा बेटा रिक्शा चलाकर और मौसा जी खुद चौकीदारी करके अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। वह लोग अच्छे से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। जब घर के सारे आदमी कमाने लगते हैं तो गरीबी दूर भागते समय नहीं लगती है। पहले जो मौसी अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं खिला पाती थी, हर समय काम के तलाश में यहाँ पर इधर उधर भटकती रहती थी, परंतु शहर जाने के बाद आज मौसी अपनी बेटियों, बेटों और मौसा जी के साथ मुंबई जैसे शहर में अच्छा खासा पैसा कमा रही है और आराम से रह रही है। मौसी और उनके घर वाले आते तो उनके ठाठ देखने लायक होती। वह सबसे अच्छे कपड़े पहने नजर आते, पुलाव खाते नजर आते हैं। पहले जो रिश्तेदार और पड़ोसी लोग हमेशा मौसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते थे, आज वही लोग के निगाहों में भी इज्जत मिलने लगी है। इधर हमारे घर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा हो पाता। मौसी ने जब हमारी हालत देखी तो मम्मी की हिम्मत बढ़ाई और बोली, तुम भी हमारे साथ मुंबई चलो, वहां की कोठियां में काम मिल जाता है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। तुम्हारे गांव में ना कोई जमीन है, ना कोई रोजगार है, और फिर ऐसे भी यहाँ क्या रखा है? भूख और लाचार के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। जब मम्मी ने पापा को यह बात बताई तो पापा बोले, मैं तो अपने गांव की मिट्टी में ही दफन हो जाऊंगा, लेकिन परदेश नहीं जाऊंगा। तुमको जाना है तो तुम जाओ, लेकिन हाँ, हर महीने मुझे 5,000 भेज देना, ताकि मैं भी अपना गुजारा कर सकूं और तुम्हारे जाने के बाद मुझे भीख ना मांगना पड़े। पापा ने मम्मी के साथ सौदा किया। माँ ने सोचा, चलो इस बहाने शहर जाकर कमाने का मौका तो मिलेगा। यहाँ तो हमें कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता है। मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, पर अपने बच्चों को जब भूख से तड़पते देखती हूँ तो मेरी आत्मा रोने लगती है। और मम्मी मुझे और मेरे छोटे भाई को लेकर मौसी के साथ मुंबई चली आई। मौसी ने हमें कच्ची बस्ती में एक घर भी किराए पर दिला दिया। मौसी की एक बेटी थी जो कि मेरी ही उम्र की थी। वो 5वीं क्लास में पढ़ती थी। मुझे भी पढ़ाई करने का बहुत ही शौक था। स्कूल की फीस बहुत ही मामूली सी थी, फिर भी हमारे लिए बहुत ही था। मैं जिद करने लगी कि मैं भी पढ़ाई करूंगी। मौसी बोली, इसका भी दाखिला करवा देते हैं। पर माँ चाहती थी कि मैं भी उनके साथ जाकर कोठियों में काम करूं, क्योंकि पापा को हर महीने 5,000 जो भेजना था। पर मेरी मौसी ने कहा, यह अभी थोड़ी छोटी है, 2-3 क्लास पढ़ लेगी तो अच्छा रहेगा, सो इसका भी दाखिला मैं करवा देती हूँ। स्कूल से आने के बाद इसे जब टाइम मिलेगा
तब ये तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगी। जल्द ही मौसी ने मम्मी को कोठियों में काम दिलवा दिया। मम्मी 3 घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी। एक घर में रोटी पकाने जाती थी तो हमें उन कोठी वालों का बचा खुचा खाना मिल जाता था। थोड़े घरों में बर्तन और कपड़े धोकर शाम ढलते ही घर आकर हमारे लिए भी घर में काम किया करती थी। ऐसे मम्मी भी 15 से 20 हजार तक कमाने लगी थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं भी इस कड़वे वक्त में मम्मी का साथ दूं, लेकिन मुझ पर तो पढ़ाई का भूत सवार था। मैं स्कूल से लौटती तो खाना खाती या न खाती, मगर उस घर में फौरन जाना पड़ता जहाँ मम्मी काम कर रही होती। मैं झाड़ू लगा देती, माँ पोछा लगाती तो मैं कपड़े धो देती। इस तरीके से हम दोनों माँ बेटी मिलकर काम कर लेते। यूं मैंने अपने माँ का साथ दिया और मैं स्कूल भी रोजाना जाती थी। अब मैं 10वीं पास कर चुकी थी। जहाँ मैं रहती थी वहाँ मेरी एक सहेली बन गई थी। वह मेरी हम उम्र की थी। उसका नाम काजल था। मैंने उसे अपने सारे हालात बता दिए थे। वह एक बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। एक रोज उसके भाई की शादी में मैं गई तो वहां उसकी मामी ने मुझे देखा और वह कहा, अगर तुम स्कूल के बाद मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो तो मैं तुम्हें भी अच्छी खासी फीस दूंगी। मैंने फौरन हाँ बोल दिया। लोगों के घरों के जूठे बर्तन धोने से तो ट्यूशन पढ़ाना ज्यादा अच्छा था। उस औरत का नाम सोनल था, मगर वहां पर सभी लोग उन्हें ठेकेदार की पत्नी कहा करते थे। मकान ज्यादा दूर नहीं था। मेरी मम्मी ने भी मुझे खुशी से इजाजत दे दी। अब मैं रोजाना उनके घर शाम को 4 बजे जाने लगी। उनके 3 बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। मैं उनको हिंदी पढ़ाने लगी। उन दिनों मेरा उम्र 16 वर्ष था। रंग तो मेरा बचपन से गोरा चिट्टा था। मैं खूबसूरत इतनी थी, लोग मेरी सूरत एक बार तो जरूर ही देखते थे। उस आंटी के घर उनके पति और उनके बच्चे के अलावा उनका एक नौकर भी था। वह ठेकेदार साहब के बहुत ही वफादार थी। वह बहुत ही अच्छे किस्म के आदमी थे। उसने मुझे कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मुझे तो सिर्फ उनके बच्चों को पढ़ाना था। बच्चे भी बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट थे। मुझसे हमेशा तमीज से बात करते थे और मैं जो भी होमवर्क देती वह जल्दी से याद कर लेते। अगर कभी आंटी घर पे नहीं होती तो ठेकेदार साहब का नौकर मुझे गेट पर से ही वापस भेज देते और कहते, मेम साहब और ठेकेदार साहब आज घर पर नहीं है, आप कल आइएगा। मैं घर आ जाती। मैं जब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर छूटती तो उन्हीं के घर बैठ जाती, क्योंकि मम्मी जब काम से फ्री होती तो मुझे उनके घर से वापस अपने साथ ले जाते। धीरे धीरे हम माँ बेटियां सोनल आंटी के करीब आते गए। वो बहुत अच्छी औरत थी और हमारे हालात अच्छी तरह से जानती थी। उनसे हमारे घर की कोई भी बात छुपी नहीं होती। यूं हम माँ बेटी उस घर के एहसानमंद थे। जब ठेकेदार साहब को अपने पति के जरिए हमारे हालात मालूम हुए थे तो उन्होंने हमदर्दी के साथ मेरी मम्मी को मकान किराए के हिसाब से पैसे देने लगे। मौसी का मकान उनके कुनबे के हिसाब से छोटा पड़ता था, लिहाजा हमें अब अलग से किराए का कमरा लेना था। मगर एक कमरा का किराया भी 8 हजार से कम नहीं था। ठेकेदार साहब ने हमारी बहुत मदद की। हमारे दिन बहुत अच्छे होते चले गए। अब मैं भी कमाने लगी थी। अब हमारे दिन तेजी से बदल रहे थे। अब हम भी अच्छा खाना खाने लगे। अब हमने एक पंखा, पुराना टीवी भी खरीद लिया। जरूरी घरेलू सामान भी बहुत ज्यादा खरीद लिया। अब हमारे दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। एक रोज मेरी पप्पी की सहेली घर आई। उसने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे मामा के घर पे कुछ दिनों काम करोगी, क्योंकि मेरी माँ 3 महीने के लिए अपनी मायके जा रही है। हम लोग गर्मियों की छुट्टी अपने नाना नानी के घर गुजारेंगे। घर में अकेली तुम और तुम्हारी मम्मी को बुलाया है। जब तक मैं मम्मी नहीं आ जाती तुम लोग उनके घर संभाल लोगे। वो तुम्हें उनका अलग से तनख्वाह देंगे। इनकार की कहाँ गुंजाइश थी। उन पर तो पहले भी बहुत एहसान थे। मेरी मम्मी को बता दिया और अगले दिन ही हम ठेकेदार साहब के यहाँ काम करने लगे थे। 2 महीने पलक झपकते ही कब बीत गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। अब ठेकेदार साहब की बीवी बच्चे भी वापस लौट आए थे।
उनके साथ उनकी पुरानी नौकरानी भी थी। अब उनको मेरी मम्मी की जरूरत नहीं थी। मेरा भी पेपर आने वाला था, मैं फ्री नहीं थी। तब ठेकेदार साहब ने कहा, तुम कभी कभार आ जाया करो, कुछ काम रह जाता है तो तुमसे करवा लिया करूंगा। मैं ठेकेदार साहब की पत्नी के पास गई। मुझे 15 दिन हो चुके थे। एक रोज मेरी सहेली आई और बोली, माँ तुम्हें बुला रही है। मैंने कहा, क्यों? मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मुझे लगा कि मजाक कर रही है। तभी उसने वजह बताई, माँ और मामी ने बुलाया है। मामी तो अस्पताल में भर्ती है, उनका ऑपरेशन हुआ है। खैर मुझे जाना पड़ा। पहली बार ठेकेदार साहब से मेरी बातचीत हुई। कभी खाना बनाने को कहते तो कभी अपने कपड़े प्रेस करवाते, मुझसे अपनी पसंद का खाना भी पकवाते। उनकी पुरानी नौकरानी उनकी पत्नी के साथ अस्पताल में थी। घर का अधिकतर काम मुझे ही संभालना पड़ता था। ठेकेदार साहब की पत्नी तकरीबन 1 महीना अस्पताल में रही थी। उस समय ठेकेदार साहब और उनके बच्चे की सुबह शाम के नाश्ता पानी मैं ही सब करती थी, और सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं लोगों के साथ मैं रहती थी। मम्मी ने कई और घरों में काम पकड़ लिए थे, लिहाजा वह मुझे अकेले ठेकेदार साहब के घर भेज देती थी। देखभाल करना था और उन लोगों पर मम्मी को पूरा विश्वास था। बेशक ठेकेदार साहब ने उनके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाया था। लेकिन जब मेरे पेपर खत्म हुए, एक रोज ठेकेदार साहब की बहन हमारे घर आई। एक अमीर जाति को अपने गरीब खाने पर देखकर हम परेशान हो गए। आखिर उनके आने की वजह क्या थी? मम्मी जल्दी से बाजार गई, उनके खाने के लिए कुछ लेकर आए। इतनी देर में मैंने उनके लिए चाय बना दी। इधर उधर की बातें करने के कुछ देर बाद उन्होंने अपना इरादा बताया कि जब भाभी बीमार थी तब आपने और आपकी बेटी ने मेरे भैया के घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। मेरी भाभी को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं हुई। उनके बच्चों को भी नहीं लगा कि उसकी मम्मी अस्पताल में है। विशेष करके आपकी बेटी ने तो हमारे घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। मैं कहना चाह रही थी कि भाभी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम अगर नहीं आ सकती वो काम पर तो अपनी बेटी को भी हमारे भैया के घर भेज दो। मम्मी ने तब कहा, मैं तो आकर कर देती, लेकिन मेरा और भी घरों का काम छूट जाएगा। एक ही घर में काम करने से हमारा गुजारा कैसे हो सकता है? तब ठेकेदार साहब की बहन बोली, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे भैया तब ठेकेदार साहब से कर दो, और मेरे भैया भी तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। पर यह कैसे मुमकिन है? मम्मी ने आश्चर्यचकित होकर बोला, और फिर सोचते हुए बोली, अब हम गरीबों से क्यों मजाक कर रहे हैं? भला हम गरीबों में ऐसी क्या खूबी कि दौलतमंद आदमी मेरी बेटी से शादी करने में दिलचस्पी क्यों ले रहा है? उनके तो बीवी बच्चे भी हैं। असल में बात यह है कि भाभी को डॉक्टर ने एक ऐसी लाइलाज बीमारी बताई है जो बिल्कुल लाइलाज है। अब बात समझ में आ गई थी कि ठेकेदार साहब को बच्चों की देखभाल के लिए एक औरत हमेशा चाहिए थी, पर शादी करना तो एक अच्छे घर से भी कर सकते थे, क्योंकि वह बहुत अमीर आदमी थे। फिर वह मुझ जैसे गरीब की बेटी से क्यों शादी करना? ठेकेदार साहब इतने बुरे नहीं थे, उन्हें कोई अच्छा रिश्ता ना मिलता। मम्मी ने कहा कि सोनल एक अच्छी औरत है, उनके हम पर बहुत एहसान है। जब तक वह जिंदा है ठेकेदार साहब को दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी जब तक मैं उसकी पत्नी से पूछ ना लूं, कोई जवाब नहीं दे सकती। वह अच्छी औरत है। 15 दिन बाद ठेकेदार साहब की बहन फिर हमारे घर आई और कहा कि भाभी बहुत बीमार है और उनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। तुम लोग आकर एक बार खुद ही देख लो कि कितनी बुरी हालात है। मम्मी उनका एहसान उतारना चाहती थी, इसलिए मम्मी ठेकेदार साहब के यहाँ गई। सच में ठेकेदार साहब की पत्नी बहुत ही बीमार थी और उनकी बहन अपना घर छोड़कर उनका साथ दे रही थी। मम्मी ने कहा, आप यहाँ पर तो है ही, मेरी बेटी आपका हाथ बटा दिया करेगी। फिर दूसरे दिन जब मैं उनके घर गई तो ठेकेदार साहब बोले, तुम कम से कम एक दिन के बाद तो बच्चों को देखने आ जाया करो, और अगर मैं गलत आदमी होता तो रिश्तों का पैगाम अपनी बहन के हाथों ना भिजवाता। तुम्हें रिश्ता मंजूर ना सही,
मेरे इस बुरे वक्त में साथ तो दे सकती हो। मैंने उनकी तकलीफ को अपने दिल में दर्द की तरह महसूस किया, मगर मैं खामोश रही। ठेकेदार साहब अच्छे इंसान के साथ एक हैंडसम आदमी भी थे। वो घर पर जितना वक्त रहते उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हरकत नहीं किया था। वो हमेशा मेरी इज्जत करते और हमेशा तमीज से पेश आते थे। अब उनकी पत्नी हॉस्पिटल से घर आ गई थी। वह पहले से अच्छी थी। मैं 4 साल उनके घर जाती रही। ठेकेदार साहब ने उसके बाद मुझसे शादी के बारे में कोई बातें नहीं की। मुझे देखकर शर्म से कुर्सी या सोफे पर बैठे होते तो उठकर खड़े हो जाते। मगर कुछ सालों बाद ठेकेदार साहब की पत्नी फिर से बहुत बीमार हो गई और वह मायके चली गई। तो उसकी बहन फिर दोबारा रिश्ता लेकर मेरी मम्मी के पास आई। शायद ठेकेदार साहब को मुझसे मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार साहब बीमार हैं और उनके बच्चों को आपकी बेटी की बेहद जरूरत है। हमारा भी इस गरीबी में कोई मदद करने वाला ना था। उनकी पत्नी से मुझे कोई जलन नहीं था, बस ये नसीब की बात थी। वह शायद बीमार थी और उन्होंने खुद ही ठेकेदार साहब को दूसरी शादी की इजाजत दी थी। ठेकेदार साहब की पत्नी खुद चाहती थी कि ठेकेदार साहब दूसरी शादी कर ले, उनके बच्चे की परवरिश और देखभाल अच्छे से हो सके। और मैं ठेकेदार साहब को अपने बच्चों के लिए अच्छी लगती थी। एक दिन मेरी माँ को किसी ने बताया कि ठेकेदार साहब की पत्नी को उनके मायके में मृत्यु हो गई। अब सब लोग वहां पर गए हैं। हम उनके घर गए। गेट पर ताला लगा हुआ था। पूरे 15 रोज बाद वे लोग वापस लौटे तो चौकीदार को भेजकर मम्मी को बुलाया और कहा, मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं। अब आप क्या चाहती हैं, मुझे जवाब दीजिए। मम्मी बोली कि मैं सोचकर जवाब दूंगी। मम्मी पापा की सहमति के बिना कोई कदम नहीं उठा सकती थी। उन्होंने मौसी और मामू को गांव भेजा कि वह पापा को राजी कर ले। पहले तो पापा ने ना किया, फिर पैसों की लालच में हाँ कर दी और फिर मेरी शादी ठेकेदार साहब से हो गई। लोगों ने बातें बनाई, ठेकेदार साहब की मत मारी गई है जो एक नौकरानी की बेटी से शादी कर ली। आज पड़ोस के लोगों ने नाराजगी दिखाई, अब मिलना जुलना बंद कर दिया। ठेकेदार साहब ने किसी की परवाह नहीं की। वह कहते थे कि गरीब लोग जरूर हैं, मगर मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहे हैं। यह लोग अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते। मैंने एक गरीब मगर शरीफ लड़की से शादी की है, तो क्या जुल्म किया है। लड़की बहुत अच्छी और तमीज वाली है और पढ़ी लिखी है। मेरे बच्चों को अच्छी तरह से ख्याल रखती है, घर संभालती है और मेरा सेवा करती है। मुझे दिमाग का सुकून देती है और मेरी स्वर्गीय पत्नी की भी यही ख्वाहिश थी। अब मुझे और क्या चाहिए। मैं ठेकेदार साहब का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत दी और जिंदगी के हर सुख दिया। बदले में मैंने उनके बच्चों को सगी माँ जैसा प्यार दिया। वह अक्लमंद है, जानते हैं कि दूसरी औरत अगर माँ बनकर घर आती तो वह केवल पैसों के लोभ में ही आती। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।